Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and in this particular lecture, we are going to discuss the topic t-test versus the z-test. Now, whenever you're going to solve a question or a numerical on hypothesis testing where you have to compare two means or let's say two sample means, you are certainly going to focus on either the t-test and z-test. बट स्टिल स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर किस सिचुएशन में जेड टेस्ट यूज़ करना चाहिए, किस सिचुएशन में टी टेस्ट यूज़ करना चाहिए, एंड देर आर वेरियस अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. So in this particular lecture, we are going to focus on these two tests only, but this is a very important lecture. So please do attend this lecture till the very end. Okay, let's get started. Now, first thing that we have to understand is what is the meaning of z-test. It's not just about numerical. You have to understand the concept first of a numerical. तो एक छोटे से फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व हो ही जाएगा. ठीक है. So the z-test was given by Professor Fisher. He is a very well-known person in the field of statistics. So he is the one who has given z-test. Now, z-test का purpose क्या होता है? What is the major objective of conducting a z-test? It is meant to compare the sample and population means to know whether there is a significant difference or not. Now, whenever you're using a kind of a sample, जब भी आप एक sample का इस्तेमाल करते हैं और उसके बेस पे कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, so it is important to know कि क्या जो population mean था, जो पॉपुलेशन की वैल्यू थी, उससे हमारा सैंपल मीन डिफर करता है या फिर नहीं. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज लेट्स से वी आर जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल हियर कि एक क्लासरूम का जो एवरेज निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ वेट दैट कम्स आउट टू बी लेट्स से 56 kg एंड दिस इज द पॉपुलेशन मीन दैट वी नो. ठीक है, बट जब हम इसका सैंपल मीन निकालने की कोशिश करते हैं, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी लेट्स से 52 kgs ओनली. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो डिफरेंस निकल के आया है, ये जो वैल्यूज आई हैं, whether there is a significant difference or not, because अगर बहुत ज़्यादा significant difference है then we have to take the decisions accordingly and vice versa. So ideally जब भी हम sample का इस्तेमाल करते हैं, so it is important to know कि अगर हमने sample इस्तेमाल किया है तो इनके बीच में significant difference आ रहा है या फिर नहीं. ठीक है. So in one of the situations we are going to discuss what is that situation. उस situation में हम z-test का इस्तेमाल कर सकते हैं in order to make a comparison. ठीक है. Now it is used when the coefficient of correlation is not zero. Now this is a very important criteria that you have to keep in mind. क्योंकि हम डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आइडियली हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है. ठीक है. Therefore it is said that the coefficient of correlation is not zero. ठीक है. बिकॉज खुद ही सोचिए, आप खुद ही लॉजिक लगा के देखिए कि अगर कोरिलेशन की वैल्यू जीरो आ गई है एसेंशियली, सो वी आर एसेंशियली सेइंग दैट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू सैंपल एज वेल एज द पॉपुलेशन मीन. तो अगर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, इफ द रिलेशन इज कमिंग आउट टू बी जीरो, ठीक है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग इट, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज नो रिलेशन. तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहां से आएगा? सो देयरफॉर इट इज यूज्ड व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट जीरो. मतलब कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे ना कि भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं. ठीक है. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बी टेकन केयर ऑफ. सो डू रिमेंबर दैट. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये खुद में एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है. यू जस्ट हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच फॉलोज अ बेल शेप कर्व. एक बेल शेप कर्व बनाता है ये. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली ऑफ दिस सॉर्ट. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ बेल शेप कर्व. ठीक है. एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. द प्रॉपर्टीज आर दैट इफ इट्स फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन द मीन, द मोड एज वेल एज मीडियन इज गोइंग टू कोइंसाइड. ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दैट इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल इन द सेंस दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 एंड दिस बेल शेप कर्व इज इक्वली डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ बीइंग सिमेट्रिकल. जितना पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही पोर्शन राइट हैंड साइड पे है. फॉर एग्जांपल, इफ द एरिया अंडर द कर्व इज 1, द लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी 0.5 एंड द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.5. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फॉलो करनी होती है. यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर यू आर गोइंग टू कंडक्ट जेड टेस्ट. और क्योंकि ये पैरामीटर्स इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना होता है, देयरफॉर दीज टेस्ट आर ऑल्सो नोन एज parametric test. I hope you have heard the term parametric test. Parametric tests are those tests which have some assumption about the population. तो यहाँ पे हम क्या assumption लगा रहे हैं कि जो population है that follows a standard normal distribution. ठीक है. Now there are some other common names जिनसे इनको बुलाया जाता है, because कई बार हो सकता है एग्जाम में आपको exact Z test वर्ड ना यूज किया हो, कुछ और टर्म्स यूज कर दें. So we have to know them. So the terms are standard normal deviate test. It is also known as Z test, standard normal test, अप्रॉक्सीमेट टेस्ट एंड लार्ज सैंपल टेस्ट. ठीक है. तो इन चारों में से कोई भी नाम अगर यूज किया जा रहा है, सो यू शुड नो, यू शुड बी वेरी क्लियर कि हमें जेड टेस्ट निकालने को बोला जा रहा है. ठीक है. सो दीज वर सम बेसिक कंपोनेंट्स अबाउट जेड टेस्ट.
moving ahead, what are the conditions that have to be taken into consideration while going for the analysis on Z-test? First, डेटा पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि एक डेटा पॉइंट जो है वो दूसरे डेटा पॉइंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट इज नॉट हैपनिंग, एक्चुअली दे आर बीइंग इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। सेकेंड इज Z-test is preferable when n is greater than 30. Now here comes a very important element, that if the sample is larger than 30, ठीक है, then we say that it is a large sample test. हम इसे large sample कहते हैं, ठीक है। and if the sample size is less than 30, then we say that it is a small sample, ठीक है। सो अगर वैल्यू जो है वो 30 से ज़्यादा है, then we are going to preferably use Z-test, because यहाँ पे एक और थ्योरम लग जाता है, दैट इज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस थ्योरम को भी। दैट सेज दैट व्हेन द सैंपल साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जब सैंपल साइज बढ़ने लगता है एंड टेंटेटिवली 30 से ऊपर चला जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं दैट योर पॉपुलेशन इज फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्योंकि ये अजम्पशन हमें पता चल गया, बिकॉज द सैंपल इज लार्जर, वी कैन से दैट it is following a normal distribution, we can very well go ahead and we can solve the numerical using a Z-test. अभी हम पढ़ के आए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि सैंपल 30 से ज़्यादा है और सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कह रही है कि हम अज्यूम कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी कैन गो अहेड एंड सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन Z-test, ठीक है। नेक्स्ट इज द वेरिएंस ऑफ द सैंपल शुड बी द सेम। तो जो भी वेरिएंस निकल के आएगा, सैंपल का वेरिएंस आई होप आपको पता है, वेरिएंस का यही मतलब होता है कि कितना वेरी करता है सैंपल, ठीक है। तो अगर इसका वेरिएंस जो है सैंपल का वो सेम है, इट्स वेरी कंसिस्टेंट, यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व Z-test। ये एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। नाउ जो पॉपुलेशन की वेरिएंस है, जो पॉपुलेशन के अंदर वेरिएंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट इट इज मिसिंग, बिकॉज इफ इट इज मिसिंग यू सर्टनली कैन नॉट गो अहेड एंड यू सॉल्व Z-test, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। नेक्स्ट इज ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब अगर आपने प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स पढ़ी हो या प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी हो, जो मैंने भी एक लेक्चर में कराया था, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि रैंडमली सिलेक्ट करने का क्या मतलब होता है, दैट एवरी इंडिपेंडेंट एंटिटी, एवरी इंडिपेंडेंट सैंपल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है दैट वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ बायसनेस। हम जब सैंपल कलेक्ट करने गए तो कोई भी सैंपल कलेक्ट हो सकता था। इट वॉज अ वेरी रैंडम एलिमेंट इन ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन। हर जो एक एक एलिमेंट अवेलेबल था पॉपुलेशन, सबको इक्वल चांसेस गिवन थे दैट एनी वन ऑफ देम कुड हैव बीन सिलेक्टेड, क्योंकि कोई भी सिलेक्ट हो सकता था। देयरफॉर वी से दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ रैंडम सिलेक्शन। अगर किसी भी तरीके की बायसनेस हुई है देन सर्टेनली इट इज नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग, ओके। ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, जस्ट द सेम थिंग, जस्ट द अदर वे ऑफ सेइंग दैट कि हमने जो पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी है, जो सैंपल सिलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से, वो रैंडमली सिलेक्ट करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट कंडीशंस ऑफ Z-test वाज ऑल अबाउट। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बिफोर यू गो ऑन एंड यू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, ठीक है। आइडली जब क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे के सारे अजम्पशन, सारे के सारे कंडीशंस ऑलरेडी मेट हैं, ठीक है। Let's move ahead and understand another important test, that is t-test, and then finally we are going to compare them. Now t-test was introduced by W.S. Gossett, ठीक है, अंडर द पेन नेम स्टूडेंट। अब इनको स्टूडेंट टी-टेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज एक टाइम के बाद रिसर्च के बाद ये रियलाइज किया गया, दैट वाज इन द ईयर 1905, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ द सैंपल्स आर गोइंग टू बी स्मॉल। देखिए हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि आपको लार्ज सैंपल मिल जाएंगे दैट इज ग्रेटर देन 30। सो बेसिकली गॉसेट थॉट अबाउट कि यार अगर सैंपल छोटा है, किसी वजह से किसी सिचुएशन में हमको कम सैंपल कलेक्ट हो पाए, लेट्स से देयर ओनली 22 पीपल इन द सैंपल और देयर आर जस्ट 20 एलिमेंट्स इन द सैंपल, देन व्हाट। सो देयर ही केम अप विद द आइडिया ऑफ गॉसेट टेस्ट या फिर स्टूडेंट टी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस रिमेन्स एब्सोल्युटली सेम, कोई अंतर नहीं है टी टेस्ट और जेड टेस्ट के पर्पस में। इट इज ओनली द डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सैंपल, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर ग्रेटर देन 30 है वी आर गोइंग टू फोकस ऑन जेड टेस्ट प्रेफरेबली, और अगर स्मॉल साइज सैंपल है लेस देन 30 है देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टी टेस्ट, ठीक है। सो इट इज यूज टू कंपेयर टू सैंपल्स इफ दे केम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। तो चाहे आप ये कह लीजिए दैट वी आर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू सैंपल्स, or you say that whether there is a significant difference between the population mean and the sample mean. It is one and the same thing. Why? Because population mean निकालना भी एक तरीके का आपको मीन मिल गया, मतलब एक बेसिकली एक सैंपल से मीन निकल के आ गया, और दूसरा अगर आप सैंपल मीन ले रहे हैं देन ऑल्सो यू आर बेसिकली कंपेयरिंग देम।
So whether I say that we are comparing two samples or whether I say that you're comparing the population mean and the sample mean, it comes to the same thing, because ideally you're making a comparison between two means and seeing whether there is a significant difference or not. So t-test exactly has the same purpose as that of z-test, only the sample size varies. नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टी टेस्ट. जैसे जेड टेस्ट की कंडीशन है वैसे टी टेस्ट की भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगी जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. फर्स्ट इज लिमिटेड सैंपल साइज. नाउ व्हेन आई से लिमिटेड सैंपल साइज आई एम सेइंग दैट द सैंपल शुड बी एसेंशियली बी लेस देन 30. अगर छोटा सैंपल है देन यू आर गोइंग टू फोकस ऑन टी टेस्ट. ठीक है. सेकेंड इज वेरिएबल्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. अब यहाँ पे हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि वो एग्जैक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं एंड वो अभी और क्लियर होगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे. जेड टेस्ट में हम क्या मान रहे थे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए वेरिएबल्स. ठीक है. बट यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं. क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं देयरफॉर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट. ठीक है. थर्ड, द सैंपल ऑब्जर्वेशन आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट. दिस गोज सेम फॉर जेड टेस्ट ऑल्सो. वहां भी हमारा जो सैंपल था वो रैंडमली और इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड था. दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड सेम इज हैपनिंग इन द केस ऑफ टी टेस्ट ऑल्सो. ठीक है. इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट यू हैव टू मेक कि जब हम जेड टेस्ट निकालते हैं तो हमने अज्यूम किया था पॉपुलेशन वेरिएंस कह लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे वेरिएंस आ जाता है. तो हमने जेड टेस्ट में क्या अज्यूम किया था दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस हैज टू बी नोन. ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है व्हेन यू आर यूजिंग योर जेड टेस्ट और टी टेस्ट. तो यहाँ पे दो एसेंशियली हमें कंडीशन मिल गई. पहला क्या कि जो सैंपल साइज होना चाहिए वो लेस देन 30 होना चाहिए एंड सेकंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एसडी भी कहते हैं इज अननोन. सो इफ बोथ ऑफ दीज कंडीशन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन सो दैट यू डू नॉट गेट confused, if both of these condition, that is the first one is limited sample size and the second one that is if the population standard deviation is unknown, अगर ये दोनों condition met हो जाती है then only you are going to focus upon your t test or you are going to use t test. otherwise आप क्या use करने वाले हैं z test. एक situation देखते हैं. let's say sample size तो छोटा है but the population standard deviation is known. अगर ये known है then you are going to focus on your z test only. ठीक है. सिमिलरली द सैंपल साइज इज लार्ज बट इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू फोकस ऑन जेड टेस्ट बिकॉज सैंपल साइज लार्ज हो गया तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करके जेड टेस्ट लगा सकते हैं. ठीक है. सो इट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन बेस्ट टू यूज जेड टेस्ट. देखिए लिखा हुआ ही है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है इट इज नोन देन वी आर गोइंग टू यूज प्रेफरेबली जेड टेस्ट ओनली. ठीक है. सो अब आपको क्लैरिटी आ गई कि हमें जेड टेस्ट किस सिचुएशन में यूज करना है और टी टेस्ट किस सिचुएशन में यूज करना है. एक ही आइडियल सिचुएशन है जहां पे टी टेस्ट का इस्तेमाल होता है, सैंपल साइज इज लेस एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. बाकी सारी कंडीशन में जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी इजियर फॉर यू, बाकी वो सारी कंडीशन में आप जेड टेस्ट को एज एन अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट topic for this particular class, that is what is a specific difference between a t-test and the z-test. Ideally जो भी अभी तक हमने पढ़ा था अगर आपने उसको ध्यान से सुना है so you already know what is the difference, but again just to repeat and recall, let's understand the basic differences between t-test and z-test. T-test refers to the type of parametric test. Now you already know why I am calling it a parametric test, because we are making some kind of assumption about the population. ठीक है. How the means of two sets of data, means एक important word है, differ from one another when variance is not given. जैसे अभी हमने standard deviation use किया था, similarly variance use कर दिया because ये उसका square है, so they are going to be used interchangeably. उसमें कोई भी problematic बात नहीं. पैरामेट्रिक टेस्ट है. ठीक है. मीन्स दो सेट ऑफ डेटा के कंपेयर कर रहे हैं वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट एंड द वेरिएंस इज नॉट गिवन. ठीक है. तो ये हो गया टी टेस्ट. जेड टेस्ट क्या है? अगेन इंप्लाइज अ हाइपोथेसिस टेस्ट व्हिच असर्टेन्स इफ द मीन्स ऑफ टू डिफरेंट डेटा सेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वेरिएंस इज गिवन. सो आइडियली सेम चीज कह रहे हैं, जस्ट द डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सैंपल साइज एज वेल एज वेदर द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको कहा था आगे डिस्कस करेंगे. टी टेस्ट फॉलोज अ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एज जेड टेस्ट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आई एम नॉट रिपीटिंग इट वंस अगेन. स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अप्रोक्सीमेटली काइंड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है, इसीलिए हम बार बार लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी हमने पिछली कंडीशन में लिखा था. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट these tails are going to be fatter or you can say flatter than your normal distribution. तो आपको याद हो अभी मैंने एक छोटा सा आपको बेल शेप कर्व दिखाया था. ठीक है. सो दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अगर मैं सिमिलर लाइंस पे इफ आई ड्रॉ ऑन अ सिमिलर लाइन, इफ आई हैव टू ड्रॉ अ
T distribution curve, it is going to be slightly flatter. You can see I'm drawing a slightly fatter tails. तो ये जो tails होने वाली हैं ये थोड़ी सी flatter बनने वाली हैं, थोड़ा सी ज़्यादा stretched होंगी. That is the only difference that is going to happen. और इसकी वजह से impact क्या पड़ेगा? Think it yourself. इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो वैल्यूज होंगी दे आर गोइंग टू बी स्प्रेड अ लिटिल मोर हायर इन टर्म्स ऑफ मीन. अगर लेट से सेंट्रल वैल्यू मीन है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मीन है और ये स्ट्रेच हो रही है, दैट क्लियरली टेल्स कि जो टेल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं एज कंपेयर टू योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यही दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखते हैं बिटवीन अ टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पार्ट. सेकंड, द ओनली एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस इज कि जो इसकी टेल्स हैं, जो लेफ्ट और राइट टेल्स हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंडेड होती हैं, जिसकी वजह से जो वैल्यूज होंगी, जो भी हमारी पूरी की पूरी सैंपल की वैल्यू होंगी, वो थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंट पे होंगी एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होंगी वो मीन के पास स्प्रेड होंगी. ठीक है, बट इन केस ऑफ टी distribution, they are going to be spread on the both the sides, that is on the left side as well as on the right side. ठीक है, आई थिंक दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बट आइडियली कोई पूछे, यू शुड ऑलवेज यूज द टर्म दैट इट इज एन अप्रॉक्सीमेटली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर इट इज सेड टू बी अ पैरामेट्रिक टेस्ट. बिकॉज अगेन हम यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन तो मान ही रहे हैं ना पॉपुलेशन के बारे में, देयरफॉर इट इज नोन एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट. ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में बात करें, इट इज अननोन वेयर एज इट इज नोन इन केस ऑफ जेड टेस्ट. सैंपल साइज के बारे में बात करें, इट इज गोइंग टू बी स्मॉल सैंपल, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 30, एंड फॉर जेड टेस्ट इट इज गोइंग टू बी लार्ज सैंपल मोर देन 30. अब अगर आपके दिमाग में कभी सवाल है कि सर व्हाट अबाउट 30, if the value is 30 you're going to focus on large sample only. So 30 or more than sample you're going to use Z test, less than 30 you're going to focus on the T test. ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं, because the formula remains the same. If you have to calculate Z value, the formula is going to be x bar, जो कि आपका sample mean हो गया. ठीक है, minus mu which is your population mean, जो कि हमेशा given होगा, and you have standard deviation by रूट n. So this is going to be the formula for calculating your Z test value. तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी Z test की वैल्यू निकाल लेनी है. अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने एक जगह से यहाँ पे Z test की वैल्यू निकाल ली. यू आर गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन विद द टैबुलेटेड वैल्यू Z test की, जो आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ी थी. यू आर गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन और उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे वेदर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग के केस में वेदर द नल हाइपोथेसिस हैज टू बी रिजेक्टेड और इट डज नॉट हैव टू बी रिजेक्टेड. ठीक है, आई थिंक वो हम ऑलरेडी डिटेल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बात कर चुके हैं. दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिकॉलेशन, जस्ट अ काइंड ऑफ रिकॉल फॉर यू कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट का हम इस्तेमाल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी करते हैं. सो यू हैव टू बी थॉरो विद द कंसेप्ट्स ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट बिफोर यू आइडियली गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. अगर आपको सेशन पसंद आया और डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स in the upcoming lectures. Thank you, take care, and bye-bye.